हेलो एवरीवन, जय हिंद, वंदे मातरम। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है कि आप सभी ठीक होंगे। देखिए, मैं हूं गौरव सिंह और मैं आपके लिए लेकर आया हूं एनसीईआरटी फिजिक्स क्लास 12th और चैप्टर नंबर 7 और इस चैप्टर का नाम है प्रत्यावर्ती धारा। ठीक है, आज जो है इसमें हमारा पार्ट नंबर 7 है। पार्ट नंबर 6 तक मैंने आपको पिछले वीडियो में कराए हैं और अगर आपने वो वीडियो हमारे नहीं देखे हैं तो आप उनको पहले ज़रूर देख लें ताकि आपको ये वीडियो अच्छा समझ में आए। वीडियो को शुरू करने से पहले आपने अगर हमारा चैनल अभी तक मनोज सर गुरुमंत्र इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिक्स टॉपर्स अकेडमी सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना। और करते हैं हम बिना देर किए हुए आज का वीडियो स्टार्ट। और आज जो है हमारा ये चौथा परिपथ है, क्योंकि हमने आपको 3 परिपथ पहले कराए हैं पिछले वीडियो में। ठीक है, पिछले वीडियो में मैंने आपको कौन कौन से परिपथ कराए, एक बार उनकी जानकारी ले लीजिए। देखिए, मैंने अकेला शुद्ध प्रतिरोध, ठीक है, प्रयोग किया था परिपथ के अंदर और उसको अच्छे से एनालाइज किया था। ठीक है, उसके बाद हमने दूसरा परिपथ पढ़ा जिसमें हमने अकेला प्रेरकत्व लगाया था, यानी कि शुद्ध प्रेरकत्व का इस्तेमाल किया था। और तीसरे परिपथ में हमने शुद्ध संधारित्र का इस्तेमाल किया था। इस तरीके से मैंने आपको 3 परिपथ कराए हैं। ठीक है, अगर आपको वो 3 परिपथ नहीं पता है, आपने नहीं देखी है वीडियो, तो ये वीडियो आपको अच्छे से क्लियर नहीं हो पाएगी। इसलिए पहले इस वीडियो को देखने से पहले उन तीनों वीडियोस को आप ध्यान से देख लें। तो देखिए, यहां मैं बनाता हूं परिपथ। तो हमने एक प्रतिरोध R और एक प्रेरक कुंडली L को परिपथ के अंदर लगाया है और इन दोनों को हमने श्रेणी क्रम में जोड़ा और साथ ही साथ हमने एक प्रत्यावर्ती वोल्टेज स्रोत V बराबर V नोट साइन ओमेगा टी के साथ इनको जोड़ दिया है। और ये आपस में कैसे हैं? दोनों श्रेणी क्रम है। ठीक है, मान लीजिए इस R के सिरों पर विभवांतर कितना है? VR है। और इसी तरीके से इस L के सिरों पर विभवांतर क्या है? वो VL है। ठीक है, तो हमने मान लिया है। और अगर VR का अगर हम मान निकालना चाहें तो कितना होगा? V बराबर VR होगा IR और ये जो VL होगा वो कितना होगा? IXL होगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमने VR और VL को लिख लिया। ठीक है, अब यदि मैं यहां से इनके बीच में एक ग्राफ खींचना चाहूं, ठीक है, एक ग्राफ खींचना चाहूं तो वो किस प्रकार से खींचा जाएगा? इस ग्राफ को हम स्थिति सदिश ग्राफ कहेंगे। क्या बोलेंगे? स्थिति सदिश ग्राफ। ठीक, तो कैसे खींचा जा सकता है? देखिए, जैसा कि हम जानते हैं, अगर मान लीजिए किसी परिपथ के अंदर अकेला R लगा हुआ है या कह सकते हैं शुद्ध प्रतिरोध लगा हुआ है, तो उस कंडीशन में धारा और वोल्टेज समान कला में होते हैं। तो देखिए, यहां पर मैंने धारा और वोल्टेज दोनों को कैसे दिखाया? समान कला में, अर्थात इनके बीच में कोई कलांतर नहीं दिखाया मैंने। तो दोनों कैसे हैं? समान कला में है। ठीक है, तो एक ही दिशा में मैंने दोनों को समपाती दिखा दिया है। ये कैसे आया? कहां से आया? जैसा कि हमने आपको पहला ही परिपथ कराया था शुद्ध प्रतिरोध वाला, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि जब शुद्ध प्रतिरोध किसी परिपथ के अंदर लगा हो तो उस कंडीशन में धारा और वोल्टेज समान कला में होते हैं। तो वहां से उस चीज को मैंने यहां पर अप्लाई कर दिया है। इसलिए कह रहा हूं कि अगर आपने हमारे पहले 3 वीडियो नहीं देखे तो इस वीडियो में आपको दिक्कत हो सकती है, तो पहले उन वीडियोज को जरूर देख लें। अब देखिए, इसके बाद अब सपोज कीजिए इस परिपथ के अंदर क्या लगा हुआ है? अकेला L लगा हुआ है। मान लीजिए ये R नहीं है और मान लीजिए कि अकेला L यानी कि प्रेरकत्व लगा हुआ है अकेला। तो उस कंडीशन में हम जानते हैं कि धारा और वोल्टेज एक दूसरे के, ठीक है, एक दूसरे से कुछ कलांतर पर होते हैं। ठीक है, इनके बीच में क्या होता है? कुछ कलांतर होता है। और अकेला L जब किसी परिपथ के अंदर लगा होता है तो उस कंडीशन में सदैव वोल्टेज धारा से अग्रगामी होते हैं। तो इसलिए ये वोल्टेज हो गए और मैंने क्या ले लिया? ये VL ले लिया। ठीक है, तो यही क्या है? आपका वोल्टेज हो गए VL। ठीक है, और क्योंकि हमारा L लगा हुआ है तो जब परिपथ में L लगा होता है तो उस कंडीशन में वोल्टेज धारा से अग्रगामी होते हैं। कितने? 90 डिग्री से, क्योंकि इनके बीच में क्या होता है? सदैव 90 डिग्री का कलांतर होता है। ये भी हम आपको पिछले वीडियोस में करा चुके हैं और अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो आप उसको जरूर देख लें। अब मुझे VL और VR इन दोनों का परिणामी निकालना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे? एक समांतर चतुर्भुज बना लेते हैं हम इसको। तो इसको हम पहले एक समांतर चतुर्भुज बना लेते हैं। ठीक है,
और समांतर चतुर्भुज हम इसको बना लेंगे, ठीक है। तो इन दोनों का परिणामी जो आता है सदैव समांतर चतुर्भुज नियम से v आएगा और किस दिशा में रहेगा, इस दिशा में रहेगा, ठीक है। तो VL और VR का समांतर चतुर्भुज नियम से परिणामी किधर होगा, वो इस दिशा में होगा और इसको हम क्या मान लेते हैं, दोनों के परिणामी v मान लेते हैं, ठीक है। अब हमको इस v का मान ज्ञात करना है, अर्थात हमें इस परिपथ का परिणामी, ठीक है, विभवांतर v का मान ज्ञात करना है। तो कैसे करेंगे, कैसे करेंगे, देखिए आप जानते हैं कि अगर ये VL है तो ये भी क्या होगा, VL होगा, तो हम इसको VL कर सकते हैं। और यहां पर ये जो बन गया, ये क्या बन गया, एक समकोण त्रिभुज बन गया। और इस समकोण त्रिभुज में ये जो होगा, ये क्या होगा, ये एक तरीके से कर्ण होगा। तो हमें कर्ण यानी v का मान निकालना, अर्थात हमें इस समकोण त्रिभुज में विभवांतर v को निकालना, अर्थात कर्ण को निकालना। तो हम यहां पर पाइथागोरस थ्योरम का प्रयोग कर सकते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम का प्रयोग करेंगे तो यहां से क्या होगा, देखिए कर्ण का वर्ग, कर्ण क्या है इसमें v है, तो कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग जो कि कितना है आपका VL है, लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, आधार क्या है इसमें VR है, तो ये VR का स्क्वायर होगा, ठीक है। तो v स्क्वायर बराबर VL, VL को हम लिखेंगे IXL, क्योंकि यहां पर दे रखा है VL IXL, और VR को IR लिख देंगे। तो IXL स्क्वायर और प्लस के VR को IR, और इसका क्या हो गया स्क्वायर। तो v स्क्वायर बराबर I स्क्वायर XL स्क्वायर प्लस I स्क्वायर और R स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं। यहां से I स्क्वायर को हम कर देंगे कॉमन, तो XL स्क्वायर प्लस के R स्क्वायर। इस I स्क्वायर को इसको नीचे ले आएंगे हम, v स्क्वायर अपॉन I स्क्वायर बराबर XL स्क्वायर प्लस के R स्क्वायर, ठीक है। और इसको हम पूरा v अपॉन I लिख सकते हैं और इसका होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं, XL स्क्वायर प्लस के R स्क्वायर। अब देखिए v अपॉन I, अगर v अपॉन I को अगर हम ध्यान से देखें तो ओम के नियम से ये जो लिखा हुआ है ना v अपॉन I, वोल्टेज और धारा का अनुपात जो कि सदैव किसके बराबर होता है, परिपथ के प्रतिरोध के बराबर होता है। तो ये v अपॉन I क्या लिखा हुआ है, एक तरीके से देखा जाए तो ये क्या लिखा हुआ है, परिपथ का प्रतिरोध लिखा हुआ है। लेकिन यहां पर हम देख पा रहे हैं कि R और L दोनों साथ साथ लगे हुए हैं। तो मैंने आपको पहले ही बताया था, जब किसी परिपथ के अंदर R L दोनों एक साथ लगे होते हैं तो वहां उस कंडीशन में कभी भी हम प्रतिरोध शब्द का इस्तेमाल नहीं करते हैं। वहां जो नया शब्द आता है प्रतिरोध के तुल्य, वो कौन सा आता है, वो आता है प्रतिबाधा, ठीक है। तो अर्थात इससे हम कह सकते हैं परिपथ की प्रतिबाधा कहेंगे, ठीक है। और प्रतिबाधा जो होता है एक तरीके से प्रतिरोध ही होता है, लेकिन कौन सा प्रतिरोध, परिपथ का परिणामी प्रतिरोध, ठीक है, ओके। प्रभावी प्रतिरोध भी कह सकते हैं, प्रभावी प्रतिरोध, क्योंकि R और L दोनों एक साथ मिलकर के विद्युत धारा को रोकने की कोशिश करेंगे, अर्थात दोनों संयुक्त रूप से धारा के मार्ग में एक अवरोध उत्पन्न करेंगे, और उस अवरोध को ही हम क्या कहेंगे, प्रतिबाधा कहेंगे, ठीक है। तो कह सकते हैं ये जो v अपॉन I है ये क्या है, परिपथ का प्रभावी प्रतिरोध है, जिसको हम प्रतिबाधा से प्रदर्शित करेंगे। और प्रतिबाधा को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, Z से करते हैं। तो इस v अपॉन I को हम Z लिखेंगे, यही क्या है Z, परिपथ की प्रतिबाधा। तो इसको Z स्क्वायर लिखा जा सकता है, तो XL स्क्वायर प्लस के R स्क्वायर, और यहां पर Z बराबर कितना हो जाएगा, यहां से अंडर रूट XL स्क्वायर प्लस के R स्क्वायर। और इस तरीके से हमने प्रतिबाधा निकाल ली, ठीक है। तो इस परिपथ की प्रतिबाधा कितनी होगी, इतनी होगी। यहां लिखेंगे हम कि जहां Z बराबर V बटे I परिपथ की क्या है, ये परिपथ की प्रतिबाधा है, ठीक है, प्रतिबाधा है। आई थिंक आपको इतना समझ में आया होगा। अब यहां से हम इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाएंगे, कैसे,
एक एक्सेल के लिए मैंने आपको फॉर्मूला बताया था कि एक्सेल जो होता है वो सदैव ओमेगा एल होता है। ये भी हमने आपको पिछले वीडियो में कराए थे, ठीक है। तो एक्सेल की वैल्यू याद रखेंगे, सदैव क्या होती है, ओमेगा एल होती है। तो क्यों ना इस एक्सेल की जगह हम ओमेगा एल कर दें, तो ओमेगा एल का स्क्वायर और प्लस के आर स्क्वायर, तो इसको हम अलग अलग स्क्वायर कर देंगे, यानी कि ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर और प्लस के आर स्क्वायर। तो यहां से एक और प्रतिबाधा का फॉर्मूला निकल के आ गया। तो एक तो ये फॉर्मूला आ गया और एक आ गया हमारा ये फॉर्मूला, ठीक है। दोनों ही क्या है, परिपथ की प्रतिबाधा के फॉर्मूले आ गए, ठीक है। और यदि अगर मान के चले हम VL और VR इन दोनों के बीच में कलांतर कितना है, कलांतर है मान लो फाई। यदि इन दोनों के बीच में क्या है, दोनों विभवांतर VL और VR के बीच में मध्य है, ठीक है। कलांतर कितना है, फाई है। तो इस कलांतर को कैसे निकालेंगे, तो यहां से हम लगाएंगे 10, क्या लगाएंगे 10, तो 10 फाई बराबर कितना होगा 10 लंब बटे आधार, तो लंब कौन सा होगा VL और आधार क्या होगा आपका VR, ये होगा, ठीक है। और VL को हम क्या लिख सकते हैं, VL को लिखते हैं हम IXL, ठीक है। तो हम VL को IXL लिख देंगे और VR को क्या लिख देंगे हम यहां से IR लिख देंगे, क्या लिखेंगे IR। तो आप देख रहे हैं यहां से I से I खत्म, क्या बचा XL अपॉन R। और इस XL को हम क्या लिख सकते हैं, देखिए XL को ओमेगा L लिख सकते हैं ना, तो इस XL को आप कर दें ओमेगा L अपॉन R। इन सबको एक साथ लिख दीजिए, तो 10 फाई कितना हो गया यहां से VL अपॉन VR, और फिर इसको सॉल्व किया तो क्या आया XL अपॉन R, ठीक है। और फिर क्या आया आपका ओमेगा L अपॉन R। तो इस तरीके से परिपथ का जो कलांतर है ना, VL और VR के बीच कलांतर फाई, इसको ज्ञात करने के लिए हमारे पास 3 फॉर्मूले आ चुके हैं। तो आई थिंक आपको इस तरीके से समझ में आया होगा कि परिपथ को किस तरीके से स्टडी करना है, और यही आपका ये परिपथ खत्म होता है। और लेता हूं मैं इसके अगला एक और परिपथ, जिसमें मैं R और C यानी RC परिपथ पढ़ेंगे, यानी कि एक तो शुद्ध प्रतिरोध और एक शुद्ध संधारित्र, ठीक है, दोनों को एक साथ लगाएंगे हम, ठीक है। तो R और C को परिपथ में लगाएंगे और उसके बाद फिर से हम क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। तो आई थिंक आपको तो समझ में आया होगा, यही है आपका चौथा परिपथ और काफी इंपॉर्टेंट है और आसान भी है, आप इसको जरूर कर लें, ठीक है। चलिए मैं लेता हूं अगला परिपथ। तो देखिए लिया है हमने 5वां सर्किट, श्रेणी RC परिपथ यानी सीरीज RC सर्किट। इसमें हम एक तो प्रतिरोध R और एक संधारित्र C दोनों का एक साथ प्रयोग करेंगे, और इसमें हमने फिर से एक प्रत्यावर्ती वोल्टेज स्रोत V बराबर V0 साइन ओमेगा t अप्लाई कर दी है, ठीक है। अब फिर से हम क्या मानेंगे, इस R के सिरों पर विभवांतर VR मान लेंगे, और ये जो संधारित्र इसके सिरों पर विभवांतर हमने VC मान लिया है, ठीक है। तो देखिए यहां पर VR का मान कितना होगा, IR होगा, और VC का जो मान आएगा वो कितना आएगा, IXC आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमने VR और VC का मान लिख लिया। इसके बाद है अब हम खींचेंगे फिर से स्थिति सदिश ग्राफ, ठीक है। स्थिति सदिश ग्राफ कैसे खींचेंगे, उसके लिए हम फिर से क्या करेंगे, मान लेंगे शुरू में हम ये मान लेंगे कि मान लीजिए परिपथ के अंदर शुद्ध प्रतिरोध लगा है, तो उस कंडीशन में क्या होता है, वोल्टेज और करंट, ये करंट है और वोल्टेज VR क्या होंगे, समान कला में होते हैं। तो इसलिए मैं दोनों को क्या दिखाया, समान कलाम दिखाया, अर्थात इनके बीच में कलांतर को क्या दिखाया, मैं शून्य दिखाया है, इसलिए दोनों कैसे एक दूसरे के संपाती, ठीक है। और अब ये मान लीजिए कि इस परिपथ में अकेला C है, यानी संधारित्र लगा हुआ परिपथ के अंदर, और जब किसी परिपथ के अंदर अकेला संधारित्र लगा होता है तो उस कंडीशन में सदैव धारा और वोल्टेज के बीच में 90 डिग्री का कलांतर उत्पन्न होता है, और जो वोल्टेज होते हैं वो धारा से पश्चगामी होते हैं, जबकि L के लिए क्या था LC, ठीक है। जबकि शुद्ध प्रेरकत्व के केस में क्या होता है,
वोल्टेज अग्रगामी, धारा पश्चगामी होती है। और संधारित्र के केस में क्या होता है, धारा अग्रगामी और वोल्टेज पश्चगामी होते हैं। इसीलिए हम इस बार VC जो होगा, ठीक है, कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज जो है VC, वो कहाँ रहेंगे, दिखाएंगे हम नीचे की तरफ दिखाएंगे, क्योंकि ये कैसे है, पश्चगामी है। देखिए ये लाइन आपको शायद ढंग से ना दिख रही होगी, मैं इसको ऊपर की तरफ बनाता हूं थोड़ा सा यहां से रफ करके। तो ये धारा और वोल्टेज VR, ठीक है, समान कला में दिखाए। और जब संधारित्र लगा होता है तो धारा और वोल्टेज समान कला में ना होकर इनके बीच में कलांतर 90 डिग्री होता है। तो 90 डिग्री दिखाया, और वोल्टेज धारा से पश्चगामी होते हैं, इसलिए मैंने इसको नीचे की तरफ दिखाया है। ठीक है, पश्चगामी है इसलिए नीचे दिखाया है। और ये क्या हो जाएगा हमारे यहाँ पर, VC हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहां से इसको आगे की तरफ बढ़ाएंगे हम, और इसको भी आगे की तरफ बढ़ाएंगे, और एक समांतर चतुर्भुज बना लेते हैं। और इन दोनों का परिणामी जो होगा VR VC का, वो क्या रहेगा, वो ये रहेगा। और इसको हम क्या मान लेते हैं, इसको हम V मान लेते हैं। ठीक है, तो VR VC का परिणामी क्या है, V है, और वो क्या होगा, इधर होगा समांतर चतुर्भुज नियम से। तो यहां पर आप फिर क्या देख पा रहे हैं, यहां से अगर ये आपका VR है तो ये भी क्या होगा, ये भी आपका VR ही होगा। और इस वाले समकोण त्रिभुज में हम क्या देखेंगे कि परिणामी V जो है वो क्या है, एक तरीके से कर्ण है। क्या है ये, कर्ण। तो फिर से हम क्या लगाएंगे, पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे, और फिर से हम परिणामी V को निकाल लेंगे। ठीक है, तो परिणामी V कैसे निकालेंगे, पाइथागोरस थ्योरम से। देखिए कैसे निकालेंगे, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग। लंब क्या है आपका, देखिए लंब कौन सा होगा, इसमें कोण के सामने होगा लंब, यानी VC का स्क्वायर, और प्लस आधार कौन सा होगा इसमें, तो आधार कौन सा होगा इसमें, ये होगा VR। ठीक है, तो V स्क्वायर बराबर VC को हम क्या लिख सकते हैं, IXC। तो आपने IXC और स्क्वायर हो रहा है तो I स्क्वायर XC स्क्वायर। ऐसे VR को IR लिखेंगे तो I स्क्वायर और R स्क्वायर, क्योंकि होल स्क्वायर है। V स्क्वायर और इस I स्क्वायर को कॉमन लिया और वो आ गया आपका नीचे। ठीक है, और क्या बचा आपका XC स्क्वायर प्लस के R स्क्वायर। V अपॉन I का होल स्क्वायर हो जाएगा ये, और ये XC स्क्वायर प्लस के R स्क्वायर। ठीक है, और इस V अपॉन I को फिर से हम क्या कहेंगे, परिपथ की प्रतिबाधा कहेंगे। प्रतिबाधा क्यों कहेंगे, क्योंकि R और C दोनों एक साथ लगे हुए हैं। ठीक है, और जब R और C जब दोनों एक साथ लगे होते हैं तो वहां ओम के नियम से V अपॉन I अर्थात वोल्टेज और धारा के जो अनुपात होता है उसको हम प्रतिरोध ना बोलकर क्या बोलते हैं, प्रतिबाधा बोलते हैं। तो ये भी क्या है, इस परिपथ की प्रभावी प्रतिबाधा है, जो कि R और C दोनों के कारण होगी। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, प्रतिबाधा बोलेंगे। परिपथ की प्रतिबाधा है, प्रतिरोध नहीं बोलेंगे हम। प्रतिरोध तब होता है जब अकेला R लगा होता परिपथ के अंदर, और जब दो दो करके लगे होते हैं कंपोनेंट R, L और C में से कोई भी दो लगे होते हैं एक साथ, जैसे कि यहाँ पर R और C दोनों साथ साथ लगे हुए हैं, तो यहाँ पर जो प्रभावी प्रतिरोध है उसको हम क्या बोलते हैं, प्रतिबाधा बोलते हैं। और प्रतिबाधा को हम किससे प्रदर्शित करते हैं, सदैव Z से करते हैं, जैसा कि मैंने अभी जस्ट थोड़ी देर पहले बताया था। तो इसको भी हम क्या कहेंगे, Z कहेंगे। और ये XC स्क्वायर प्लस के R स्क्वायर, और यहां से अगर Z का मान निकालना चाहे तो वो अंडर रूट XC स्क्वायर प्लस के R स्क्वायर होगा। तो एक तो आपका फॉर्मूला यहां से निकल के आ गया। और यदि हम XC का मान पहले हम लिख देते हैं, यहाँ Z क्या है लिख देंगे, जहां Z बराबर V अपॉन I, परिपथ का परिपथ की प्रतिबाधा है। ठीक है, क्या है, परिपथ की प्रतिबाधा है। और यहां यदि हम XC, हम एक चीज जानते हैं, XC सदैव क्या होता है, XC ये 1/ओमेगा C होता है इसका मान। और ये मैंने आपको जब किसी परिपथ में शुद्ध प्रेरकत्व का इस्तेमाल करते हैं वहां पर मैंने आपको बताया था, XC बराबर 1/ओमेगा C, यानी सर्किट नंबर जो
मैंने आपको 3 कराया था। तीसरा नंबर का जो सर्किट कराया था वहां आपको मैंने एक्स बराबर 1/ओमेगा c निकाल के दिखाया था, ठीक है, कि कैसे होता है एक्स बराबर 1/ओमेगा c। ठीक है, तो क्यों ना हम इस एक्सिस के 1/ओमेगा c रख दें, तो z बराबर हो जाएगा फिर हमारे यहाँ से √xc की वैल्यू 1/ओमेगा c, और इसका हो गया ये होल स्क्वायर और प्लस के आर स्क्वायर। इसको हम 1/ओमेगा² और c² लिख सकते हैं, ठीक है, ओमेगा² c² और प्लस के r²। तो ये हमारा एक और फॉर्मूला बन के तैयार हो गया, ठीक है, प्रतिबाधा का। तो यहां से प्रतिबाधा के 2 फॉर्मूले आ चुके हैं। ओके, लिख देंगे हम ये भी, क्योंकि x बराबर 1/ओमेगा c होता है, ठीक है, इसलिए हमने इसको यहां रख दिया है। और यदि मान लीजिए इस VR और VC, ठीक है, इन दोनों के मध्य कलांतर कितना फाई है, तो मैं इस कलांतर को यहां दिखा देता हूं, इस V को मैं नीचे बना देता हूं, ठीक है, और इन दोनों के बीच कलांतर क्या है, फाई, तो ये है हमारा फाई। तो इन दोनों के बीच में कलांतर क्या ले लिया मैंने, फाई ले लिया है, ठीक है। तो यहां से हम क्या निकालेंगे, कलांतर का फॉर्मूला लगा देंगे यहां से। तो कलांतर का फॉर्मूला क्या होगा, देखिए tan फाई, कलांतर निकालने के लिए tan फाई लगा देंगे, लंब बटे आधार, ठीक है। ये आपका VC है, तो ये भी क्या होगा सामने, ये भी आपका VC हो जाएगा, ठीक है, ये क्या होगा सामने VC हो जाएगा, ठीक है। tan फाई होता है लंब बटे आधार, तो लंब कौन सा आपका VC, तो लंब हो गया आपका VC, और आधार क्या होगा आपका, आधार देखिए आधार होगा आपका ये VR, तो इसको हमने VR कर दिया, ठीक है। और VC को हम क्या लिख सकते हैं, देखिए VC है IXC, तो इसको हम कर देंगे IXC, और VR, इस VR को IR कर देंगे हम IR, तो I से I कैंसिल, यानी कि XC/R, ठीक है। और यहां से XC को हम क्या कर सकते हैं, XC को 1/ओमेगा c कर सकते हैं, 1/ओमेगा c, और ये आपका R ऑलरेडी नीचे है, ठीक है। तो यहां से इन सबको हम एक साथ लिख देते हैं, तो tan फाई निकालने के लिए क्या होगा, tan फाई किसके बराबर होगा, एक तो VC/VR के बराबर होगा, और फिर ये XC/R के बराबर आया है, ठीक है, और फिर ये 1/ओमेगा c R के बराबर आया है। तो इस तरीके से हमने यहां पर कलांतर निकालने के लिए फॉर्मूला निकाल लिया, ठीक है। तो यहां से कलांतर फाई कैसे निकालेंगे, आप यहां से tan को इधर ले जाएंगे तो tan इनवर्स कर देंगे, और यहां से फाई निकल जाएगा, अर्थात कलांतर निकल जाएगा। तो आई थिंक आपको ये भी परिपथ अच्छे से समझ में आया होगा। तो चौथा और पांचवा परिपथ बिल्कुल सिमिलर है एक दूसरे के, ठीक है, कुछ थोड़ा बहुत डिफरेंस है, बाकी दोनों का तरीका क्या है, बिल्कुल सेम है। आई थिंक आपको ये दोनों परिपथ अच्छे से क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। चौथा और पांचवा दोनों मैंने आज एक ही वीडियो में करा दिए, क्योंकि दोनों का तरीका क्या है, बिल्कुल सेम था और आसान थे दोनों, इसलिए मैंने दोनों को एक साथ निपटा दिया। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।